हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास का जो सेकंड यूनिट हमारा चला हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस विषय पर हम बात कर रहे थे कि जो पदार्थ हम देखते हैं क्या वो शुद्ध रूप में हैं। तो शुद्ध पदार्थों के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें तत्व और यौगिक आते हैं और जिसमें अलग अलग प्रकार के घटक या कण पाए जाते हैं, यानी जिनको मिश्रण कहते हैं, उसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आज का इसी पाठ से संबंधित जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम थोड़ा परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे बताओगे कि ये परिवर्तन भौतिक है और ये परिवर्तन रासायनिक है। साथ में हम पृथक्करण की विभिन्न विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो मुख्य सी बातें रहेंगी, पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं और कैसे वो विभिन्न पदार्थों को मिश्रण में से अलग करने के काम आती हैं। और जो मुख्य प्रश्न रहेंगे इस पाठ के एनसीईआरटी के रहेंगे या जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न होते हैं वो साथ में इसी लेक्चर के अंदर डिस्कशन हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं परिवर्तन से। जैसे नाम बता रहा है कि परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव से, कि कोई चीज़ बदल जाती है, उसमें बदलाव आ जाता है। उस साधारण भाषा में हम उसको ये बोल देंगे। इसी में हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। और दूसरा रासायनिक परिवर्तन की। हम भौतिक गुणों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि भौतिक गुण वो गुण होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं सीधे देखकर। उनके रंग, उनके रूप, उनके आकार को देखकर हम उन गुणों को पहचान बनाते हैं, उन गुणों को पहचान सकते हैं। इसी तरह भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन हो जाएंगे जिसमें किसी वस्तु के सिर्फ रंग रूप आकार में कहते हैं कि वो परिवर्तन हो। जैसे कोई कागज़ लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। कोई लकड़ी ली बड़ी सी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो वो क्या हो जाएगा कि वो लकड़ी ही रहेगी लेकिन उसका आकार बदल गया, सिर्फ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमने अभी बात की कि लकड़ी ली, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। हमने चौक लिया, उसको बारीक बारीक हिस्सों में बांट दिया। हमने कागज़ लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया या फाड़ दिया। तो वो क्या हो जाएंगे, वो भौतिक परिवर्तन रहेंगे, क्योंकि कागज़ कागज़ ही रहेगा, लकड़ी है वो लकड़ी ही रहेगी, चौक है वो चौक ही रहेगा। तो कोई भी नया पदार्थ इसके अंदर नहीं बनता। अब बात आती है रासायनिक परिवर्तन की। इसका मतलब हुआ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक गुण तो साथ में बदल रहे हैं, रासायनिक गुण भी बदलते चले जाएं तो उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोल देंगे। या ये कहें कि जिस परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कागज़ को लेते हैं, उसको फाड़ने की बजाय उसको जला देते हैं, तो जलाने के बाद जो कागज़ है उसकी क्या बन जाएगी, आप सभी जानते हो, उसकी राख बन जाती है। अब जो राख के गुण हैं वो अलग होते हैं और जो कागज़ है उसके गुण अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता। खाना पका रहे हैं तो उसके गुण बदल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नए पदार्थ का रूप ले रहा है। हम मोमबत्ती को जलाते हैं, मोम पिघल रहा है खाली, तो वो उसका भौतिक परिवर्तन रहेगा। जल रहा है तो जलने के बाद जो ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है वो उसका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। तो हम परिवर्तन के बाद बात करेंगे फिर पृथक्करण की, कि पृथक्करण क्या होता है और
कौन कौन से तरीकों से पृथक्करण किया जाता है। हमने पढ़ा है मिश्रण के अंदर कि हम विभिन्न प्रकार के घटकों को मिला देते हैं। अब उन विभिन्न घटकों को अगर भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जाए, अगर घटकों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए, वापस निकाल लिया जाए, तो इस तरह मिश्रण में से घटकों को अलग करने को ही हम पृथक्करण कहते हैं। मिश्रण घटकों से मिलकर बना होता है, कणों को, या ये कहें कि घटकों को अलग करने को पृथक्करण कहते हैं। वो घटक ऐसे भी हो सकते हैं कि एक अवस्था में हों और पूरी तरह मिल जाएं, ऐसे भी हो सकता है कि अलग अलग दिखाई दें। तो उसी हिसाब से पृथक्करण के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ हम कौन कौन सी विधियों के बारे में बात करेंगे, वो निर्भर करेगा कि जो घटक आपस में मिले हुए हैं वो कैसे हैं, वो ठोस ठोस अवस्था के हैं, या एक ठोस में है एक द्रव अवस्था में है, वो अच्छी तरह मिले हुए हैं, या वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये जो पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, ये आप अपने आसपास अपने घरों में देखते हो, आप बड़े आराम से उनको पहचान सकते हैं कि हम हाँ इस विधि के द्वारा घटकों को अलग अलग करेंगे। हम बात करते हैं घरों के अंदर, आप चावल को देखते हो, चावल में से जो जीरी के दाने होते हैं, धान के दाने होते हैं, उनको छांटा जाता है हाथ से। तो हाथ से बीनना हो जाता है कि हाथ से अलग अलग करना, अवांछित पदार्थों को वांछित पदार्थों से अलग करना। हम चाहते हैं कि चावल अलग रहें और जो धान के कण हैं वो अलग हो जाएं, तो वो हो जाती है हाथ से बीनना, यानी हाथ से चुग रहे हैं हम, उनको अलग कर रहे हैं। दूसरा, आप घरों के अंदर देखते हो छलनी की सहायता से आटे को छाना जाता है, उसको छानना, उसको चालन बोल देंगे, और साथ में छलनी की सहायता से आप चाय दूध वगैरह को छानते हुए देखा होगा आपने। लेकिन अगर किसी द्रव के अंदर ठोस कण मौजूद हों, द्रव पदार्थ है उसमें ठोस कण मौजूद हैं, तो हम उसको किस विधि के द्वारा अलग करेंगे। आप देखते हो कि कीप लगाते हैं और कीप के जरिए जो ठोस पदार्थ हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो द्रव है वो नीचे निकल जाता है। और भी विधियां हैं, सारे का एक एक के बारे में बताते चलेंगे। तो जो पृथक्करण की विधियां रहेंगी, पहले हमने वही बताया आपको कि हाथ से बीनना, कि हाथ से उनको अवांछित पदार्थों को वांछित पदार्थों से हाथ की सहायता से चुन चुन कर अलग करना। दूसरी बात करें छानना, जो छलनी होती है उसकी सहायता से जो ठोस पदार्थ होते हैं या जो भारी पदार्थ रहेंगे उनको द्रव पदार्थों से अलग कर लिया जाता है। तीसरा, आप अभी हमने बात की कि अगर एक द्रव अवस्था में है एक ठोस अवस्था, जो घुलनशील नहीं, आपस में नहीं घुल सकते, मिक्स नहीं हो सकते, तो उनके लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, पृथक्करण कीप विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब अगर आपको उदाहरण दे दिए जाएं तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि हम इसमें छानना विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से बीन रहे हैं, या फिर पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करते हैं। एक विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण नाम बता रहा है कि चुंबक की सहायता से पृथक्करण करना है। अब आप जानते हो कि चुंबक जो है कैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय वस्तुओं को, यानी कि लोह युक्त वस्तुओं को, जिसके अंदर लोह के गुण होते हैं, लोहे के गुण रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग करेंगे। हमने रेत लिया और उसमें बारीक बारीक जो लोह चूर्ण है वो डाल दिया, बिल्कुल बारीक, और फिर कहा गया आपको कि इसको अलग कीजिए। तो अगर रेत हो गया और इसमें ये कण बिल्कुल बारीक बारीक मौजूद हैं, तो कैसे अलग करोगे? क्या हाथ से बीनोगे? क्या
छलनी का उपयोग करोगे, छानोगे, या कीप की सहायता से अलग करोगे, या फिर चुंबकीय पृथक्करण। सीधी सी बात है, जैसे इसके ऊपर चुंबक लेकर जाएंगे वो रेत को तो वहीं छोड़ देगा, लेकिन जो लौह चूर्ण है उसको पकड़ लेगा, उसको अलग कर देगा। तो इस विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण विधि बोल देते हैं। उसके बाद आपने पहले ही पाठ के अंदर पढ़ा हुआ ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ा कि कुछ ठोस ऐसे होते हैं जब उनको गर्म किया जाता है, उसका तापमान बढ़ाया जाता है, तो वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ जो विधि होगी ऊर्ध्वपातन ही बोल दें, ऊर्ध्वपातन पृथक्करण या ऊर्ध्वपातित पृथक्करण बोलेंगे। अब जैसे अमोनियम क्लोराइड है, हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिला दिया, या कपूर और नमक को मिला दिया। अब हम अच्छी तरह पता है हमें कि अमोनियम क्लोराइड और कपूर जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे वो सीधे ठोस अवस्था से वाष्प गैस अवस्था में चले जाएंगे, और जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, जो वो वैसे का वैसा अलग रह जाएगा। तो ऐसे अगर दो पदार्थ या दो से ज़्यादा पदार्थ मिले हुए हों जिनमें यह ऊर्ध्वपातन का गुण है कि वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में हम इस विधि का उपयोग करेंगे, ऊर्ध्वपातन पृथक्करण। एक हम पढ़ते हैं वाष्पीकरण के बारे में, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो निचली क्लासेस हैं उनसे पढ़ते आ रहे हैं कि वाष्पीकरण होता है वाष्प बन जाना, भाप बनकर उड़ जाना। तो इस विधि का भी उपयोग करते हैं हम विभिन्न पदार्थों को पृथक्करण करने में। जैसे नमक को पानी से अलग करना पड़ता है, तो समुद्री जल में से हम इस विधि का उपयोग करेंगे, वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाएगा। इसी कड़ी में जो और विधि रहेगी वो होगा आसवन। आसवन विधि में भी हम विभिन्न पदार्थों को अलग करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ एक होता है कि उनके जो तापमान है, उनका जो क्वथनांक है विभिन्न पदार्थों का, उनमें अंतर ज़्यादा होता है। अगर क्वथनांक का अंतर रहेगा तो ऐसे घटकों को, ऐसे जो द्रव पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करेंगे। इसी में ही होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। तो जैसे हम पेट्रोल की बात करते हैं और केरोसिन ऑयल की बात करें, दोनों को मिला लिया जाता है, पेट्रोल को और केरोसिन ऑयल को, तो उनका जो तापमान है केरोसिन तेल, इनका जो तापमान में अंतर रहेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। तो इस मिश्रण में से इन दोनों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। कैसे? इस कंटेनर के अंदर दोनों मिश्रण को लिया और उसके बाद उसको हीट कर देते हैं। जैसे ही उसको गर्म करेंगे और तापमान ये, क्योंकि अंतर दोनों के बीच में इससे ज़्यादा का है, तो जिसका तापमान कम रहेगा वो पहले वाष्प बन जाएगा और उसके बाद एक कंडेंसर की सहायता, कंडेंस से उसको संघनन करके इस पदार्थ को, दोनों में से एक पदार्थ को पहले इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर दूसरा पदार्थ उससे अलग हो जाएगा। तो ऐसी विधि प्रभाजी आसवन विधि कहलाएगी। इनके अलावा और बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। वैसे हम पढ़ चुके हैं वाष्पीकरण के अंदर भी क्या होता है कि जो पदार्थ हैं, जो लवण है समुद्री जल के अंदर, वो वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग हो जाते हैं। उसी विधि को हम एक इसमें क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण विधि के बारे में बोल देंगे कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है, पदार्थ के जो ठोस क्रिस्टल हैं वो प्राप्त कर लिए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ के ठोस क्रिस्टल प्राप्त करने की जो विधि रहेगी उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और हम सीधे ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल बनने की
विधि को क्रिस्टलीकरण विधि कहते हैं। इसके अलावा पृथक्करण की अगर और विधि की बात करें तो हम इसमें वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आसवन, प्रभाजी आसवन, एक क्रोमैटोग्राफी विधि और आ जाती है। क्रोमैटोग्राफी। इस विधि के अंदर विभिन्न जो डाइज बनी होती हैं, वो रंग बने होते हैं, रंजक मिले हुए होते हैं, उनको अलग करने के लिए, रंगों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग हम करेंगे, जिसको हम क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। तो हमने इसमें अब तक जो देखा वो विभिन्न प्रकार की पृथक्करण की विधियाँ। अगर आपको उदाहरण इस रूप में दिया जाए कि हमारे पास नमक और जल मिला हुआ है, तो आप किस विधि का उपयोग करोगे? हमारे पास सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है, तो आप किस विधि का उपयोग करोगे? तो अभी बताया है, ऊर्ध्वपातन का उपयोग होता है। अगर जल में नमक मिला हुआ है तो हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं, या क्रिस्टल बनने की जो विधि होती है क्रिस्टलीकरण विधि हो जाती है। एक विधि और इसमें रहती है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि दूध को दही में परिवर्तित करने के बाद जिस विधि की सहायता से मक्खन को प्राप्त किया जाता है, मक्खन को निकाला जाएगा, उस विधि को बोलेंगे हम अपकेंद्रण विधि। यानी जो पदार्थ क्रीम या दूध के अंदर वैसे दिखाई नहीं देता लेकिन उपस्थित होता है, उन पदार्थों को अलग अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाएगा। एक अवसादन और निथारणा भी होता है। जैसे हमने गिलास में पानी लिया और उसके अंदर रेत डाल दिया और उसको अच्छी तरह हिला दिया। गिलास में जल है और साथ में रेत डाल दिया और मिक्स कर दिया अच्छी तरह, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उसको अगर हम गिलास को ऐसे ही रख देंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे जो भारी कण होंगे। तो भारी कण हल्के कणों से अलग हो जाते हैं, उसको हम अवसादन बोल देते हैं। और जब ये नीचे बैठ जाएं और इस गिलास को थोड़ा सा तिरछा करके उस पानी को ऊपर से निकाल लें और जो ठोस पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अवांछित पदार्थ हैं वो नीचे रह जाएं, रेत नीचे रह जाए, तो उसे हम बोल देंगे फिर निथारण। तो ये विभिन्न विधियों की बात हो जाएगी, विभिन्न परिवर्तन की बात हो जाएगी। अब इसी जो कड़ी में हम इससे संबंधित जो कुछ एक प्रश्न हैं उनके बारे में बात करते हैं। पूरे पाठ की जो सारांश रूप है वो आपने देखा हुआ है कि इसमें हमने शुद्ध पदार्थों में तत्व की बात की, हमने यौगिक की बात की, हमने मिश्रण की बात की, मिश्रण में हमने फिर विलयन की बात की, निलंबन, कोलाइड, इनमें हमने इसके कणों का साइज बताया। क्योंकि प्रश्न मुख्य प्रश्न के रूप में इन तीनों में अंतर हम पहले करा चुके हैं आपको, वो भी हो जाता है। कणों के बारे में एक एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसके अंदर विलयन के अंदर कणों का आकार कैसा होता है, कितना होता है। आपने पढ़ा 1 नैनोमीटर से कम होता है। यहाँ पढ़ा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। कोलाइड हमने पीछे लिख दिया है, उसके अंदर क्या होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये कणों का आकार दिया हुआ है कि कण इस आकार के विलयन में होते हैं, इस आकार के निलंबन में होते हैं और इस आकार के कोलाइड में होते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक टिंडल प्रभाव के बारे में बताया।
पहले बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अलग पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ही बन जाते हैं कि कणों का आकार कितना होता है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। इसमें ये नहीं होता, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। बात आ जाती है कि ये होता क्या है। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि जब प्रकाश के किरण पुंज को, प्रकाश की किरण को इन के कणों में से गुजारा जाता है। कोलाइड की बात करें, कोलाइड के कणों में से गुजारा जाता है। निलंबन की बात करें, उसके कणों में से गुजारा जाता है, तो वो प्रकाश फैल जाता है। लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होता। विलयन में अगर हम नमक और पानी का घोल बनाया हुआ है, चीनी का घोल बनाया हुआ है, उसके अंदर हम लाइट डालते हैं तो वो फैलेगा नहीं, उसमें से क्रॉस नहीं होगी, उसमें से नहीं गुजरेगी। तो इसका मतलब ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो टिंडल प्रभाव हम बोलेंगे कि प्रकाश के किरणों का निलंबन और कोलाइड में से गुजरने पर फैल जाना, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये इनमें होता है, ये अंतर भी साथ के साथ हो रहा है। दूसरा, स्थायित्व की बात करें, ये स्थायी होता है, इनके कण आपस में बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। और ये नहीं है इनको कि थोड़ी देर के लिए हम विलयन को रख दें तो कण अलग अलग हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है। निलंबन के अंदर क्योंकि कण बड़े बड़े होते हैं, अलग दिखाई देते हैं, वो थोड़ी देर रखने के बाद आराम से नीचे बैठ जाते हैं। हम बात करते हैं मिश्रण में समांगी और विसमांगी की। समांगी मिश्रण का मतलब हो जाता है जिसमें घटक पूरी तरह मिल जाएं। तो यहां मिल जाते हैं, यहां नहीं मिलते, यहां भी नहीं मिलते। इसका मतलब क्या होगा कि ये समांगी मिश्रण है, बाकी ये दोनों विसमांगी मिश्रण है। तो ये तीनों, इनके अंदर अंतर हो जाएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न के रूप में आ जाएंगे। आपने तत्व और यौगिक का साधारण सी बात है, वो शुद्ध पदार्थों में पढ़ा हुआ है कि ये शुद्ध पदार्थों के रूप में रखे जाते हैं, यौगिक भी और तत्व भी। उसके बाद बात करते हैं विलयन की। विलयन अभी हमने पढ़ा कि विलयन कैसा होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण। अभी बात की कि जल के अंदर किसको मिलाना है, नमक को मिला दिया, या जल के अंदर चीनी को मिला दिया, या दोनों को मिला दिया, जल, नमक और चीनी। तो इसमें देखो आप कि एक पदार्थ को मिलाया जा रहा है, दूसरे में मिक्स किया जा रहा है। यानी एक घुल रहा है, एक को मिलाया जाएगा और एक के अंदर मिलाया जाएगा। तो दो पदार्थ दो रूप में आ जाएंगे कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर, घटक मिलकर विलयन को बनाते हैं। उन घटकों को हम क्या कहेंगे, एक का नाम बोलेंगे विलय और एक का नाम बोलेंगे विलायक। जो इसमें से ज़्यादा मात्रा में होगा वो विलायक हो जाएगा, जो कम मात्रा में रहेगा वो विलय हो जाएगा। दूसरी बात, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है, घोला जाता है, उसे विलय कहते हैं। जिसमें मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। अगर यहाँ बात करें तो जो जल है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि जल के अंदर नमक और चीनी को मिलाया जा रहा है। जिस पदार्थ को विलायक में मिलाया जाता है उसे विलय कहते हैं। जिस घटक या पदार्थ में विलय को
मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ये कम मात्रा में होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब हम तापमान के बारे में बात कर चुके हैं कि जैसे तापमान बढ़ता है तो जो पदार्थ थोड़ी मात्रा में घुल रहा है वो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में घुलना शुरू हो जाता है। हम चीनी को पानी में डाल देते हैं और गैस के ऊपर रख देते हैं तो आप देखते हो वो उसमें घुल जाएगी, और डालेंगे और घुल जाएगी। तो जब तक किसी निश्चित तापमान पर कोई पदार्थ या विलायक में घुलता रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी मात्रा बोल देंगे, उसकी सांद्रता बोल देंगे। लेकिन अगर निश्चित तापमान पर और पदार्थ नहीं घुल पाता तो उसे हम संतृप्त विलयन बोलेंगे। संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन। दोनों में एक बात रहेगी कि निश्चित तापमान रहेगा, जब किसी विलयन में और ज़्यादा मात्रा विलय की ना घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन उसको बोलेंगे जिसमें और ज़्यादा मात्रा हम विलय की घोल सकें, ना घोल सकें, और ज़्यादा मात्रा विलय की ना घोल सके। और अगर और ज़्यादा मात्रा घुल सके यदि और ज़्यादा मात्रा विलयन में विलय की घोली जा सके या मिलाई जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसको असंतृप्त विलयन हम बोल देंगे। ये हमने इसलिए लिख दिया, बाकी जो प्रश्न बनेंगे इसमें वो बिल्कुल साधारण से प्रश्न रहेंगे, पृथक्करण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसे हम अभी बोल देते हैं, हमने उदाहरण भी दिया है, पेट्रोल प्लस केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल, इसको किस विधि से अलग करेंगे। अभी पढ़ा आपने प्रभाजी आसवन। आपको बोल दिया जाए अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड, इसको किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जैसे तापमान को बढ़ाते हैं वो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में चला जाएगा और हमारे पास नमक रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है, नमक को अलग करना है, तो कौन सी विधि रहेगी? वाष्पीकरण पढ़ा है आपने, वाष्पीकरण के बारे में आपको बताया गया है।
दूध के अंदर से या क्रीम के अंदर से मक्खन को अलग प्राप्त करना है तो किस विधि का उपयोग करते हैं? वहाँ अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। और आपने जो हमने उदाहरण दिए कि अगर रंगों को, डाई जो होती है उसमें से रंगों को अलग करना पड़ जाए तो किस विधि का उपयोग करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। निथारण हमने पढ़ा है कि हमने दो अघुलनशील पदार्थ हैं हमारे, उनको अलग करना है तो किस विधि का उपयोग करते हैं? हम अवसादन और निथारणा विधि का उपयोग करेंगे। आपको कहा जाता है कि लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है, बताओ कौन सा परिवर्तन है? पौधे के अंदर पौधा छोटा सा लगाया गया है, वो बड़ा होता जा रहा है, बताओ कौन सा परिवर्तन है? तो आप जब भी वृद्धि की हम बात करते हैं, मनुष्य की बात करें, अगर वो छोटे से बड़ा होता जा रहा है, पौधा छोटे से बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें भौतिक परिवर्तन तो है, उसका रंग, उसका आकार वगैरह बदल रहा है, लेकिन उसकी क्रियाएं बदल रही हैं। इसका मतलब उसके गुणधर्म बदल रहे हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसको रासायनिक परिवर्तन के रूप में रखेंगे कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो हमने लगभग सभी बातें इसमें जो चैप्टर में शुरुआत से की थी वो भी डिस्कस कर दी। विभिन्न विधियों के बारे में भी बताया आपको। जो हमने शुद्ध पदार्थ की बात की थी, जिसमें तत्व यौगिक की बात हम पहले भी कर चुके हैं। मिश्रण के बारे में बता दिया, मिश्रण के विभिन्न प्रकार के बारे में बताया। साथ में जो पृथक्करण की विभिन्न विधियां कहाँ कहाँ उपयोग की जाती हैं, जब वो पृथक्करण की विधियां हमने आपको बताई, उसी में उसके उदाहरण भी दिए गए। और ये भी बताया कि जो विभिन्न, अगर आपके पास इस टाइप में कोई प्रश्न आ जाए तो आपने सिर्फ ये देखना है कि उसमें कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उसके जो घटक हैं वो अलग अलग हो जाएं। अगर आपको उदाहरण ऐसे दे दिए जाएं कि मोमबत्ती जल रही है तो बताओ इसमें कौन सा परिवर्तन है। ट्यूबलाइट जग रही है आपके कमरे के अंदर तो उसमें कौन सा परिवर्तन है, तो वो सभी के सभी हमारी रासायनिक परिवर्तनों में आ जाएंगे।